हेलो दोस्तों, आप सभी का डी टॉक्स की एक और वीडियो के अंदर स्वागत है। जहां आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि वानो आंख के बाद कौन से ऐसे टॉप 10 कैरेक्टर्स हैं, या फिर ये कहो कि कौन से ऐसे टॉप 10 पायरेट्स हैं वन पीस के वर्ल्ड के अंदर जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं। तो आज हम उन्हीं पायरेट्स की रैंकिंग देखेंगे जिसमें काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए उनकी रैंकिंग देखते हैं, वो भी बिना किसी देरी के। सबसे पहले आता है नंबर 10 के ऊपर रोरोनोआ जोरो। देखो, वानो आर्क के दौरान पे हमें जोरो की पावर में ड्रास्टिकली चेंज देखने को मिलता है। जहां सबसे पहले हमें उसकी आसुरा फॉर्म देखने को मिलती है जो बहुत ही ज्यादा कमाल की थी, एंड उसके बाद हमें ये भी देखने को मिलता है कि उसके पास कॉन्करर हाकी भी है, जिसका ओडा सेंसे ने सिर्फ हमें टीजर दिया है। मतलब अभी पूरी पिक्चर बाकी है, और ये पूरी पिक्चर जब हमें देखने को मिलेगी तब हम आइडिया लगा सकते हैं कि जोरो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है फ्यूचर के अंदर। एंड बीइंग अ जोरो फैन, मुझे ये चीज पर्सनली काफी ज्यादा अच्छी लगती है कि अब हमारा जोरो फ्रंट लाइन पे आके लड़ने लगता है। मतलब वो मेन अपोनेंट से भी फाइट करता है, जैसा हमने वानो आर्क के अंदर देखा था कि वो काइडो के अगेंस्ट बैटल करता है, और वो भी काफी अच्छे तरीके से। एंड यही नहीं, आफ्टर ओडन वो ऐसा इकलौता बंदा बन जाता है जिसने हमारी काइडो की इतनी टफ बॉडी के ऊपर एक स्कार छोड़ा होता है, जो अपने आप में ही एक अचीवमेंट मानी जाती है। एंड यही नहीं, उसने स्ट्रॉन्गेस्ट एम्परर यानी कि काइडो के राइट हैंड मैन यानी किंग को भी हराया होता है, जो इससे पहले अनडिफीटेड था और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो हाँ, अब हमारा जोरो उन पायरेट्स के अंदर आता है जिनका नाम सुन के अच्छे अच्छों की फट जाती है, जो बहुत ही कमाल की बात है। एंड इसके बाद आता है नंबर 9 पे हमारा मार्को। देखो, इसके पास एक डेविल फ्रूट है जो बहुत ही ज्यादा रेयर माना जाता है, क्योंकि एक मिथिकल स्वान डेविल फ्रूट है जिसकी हेल्प से वो खुद को एक फीनिक्स में कन्वर्ट कर सकता है, एंड ऑल्सो इन ह्यूमन हाइब्रिड फीनिक्स फॉर्म में, जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल क्रीचर माना जाता है, और ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी होता है। और हमें मार्को कितना स्ट्रॉन्ग है इस बात का अंदाजा मरीन फोर्ड के दौरान ही लग जाता है, जहां पे ये किजारू के अटैक्स को ब्लॉक कर पाता है, और ये अकाइनु जैसे स्ट्रॉन्ग अपोनेंट के अगेंस्ट में भी खड़ा हो पाता है। लेकिन इसकी असली पावर तो हमें वानो आर्क के दौरान में देखने को मिलती है, जहां ये अकेला किंग एंड क्वीन जैसे स्ट्रॉन्ग अपोनेंट को अकेला रोक के रखता है और उनको टक्कर भी बहुत तगड़ी देता है। एंड सबसे ज्यादा कमाल की बात कि इसके डेविल फ्रूट के पास ये पावर भी है कि ये बैटल के दौरान खुद को हील कर सकता है। तो मान लो अगर हमारे मार्को ने अपने डेविल फ्रूट को अवेकन कर लिया तो ये और भी ऊपर जा सकता है और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है। एंड इसके बाद नंबर 8 पे जो कैरेक्टर हमें देखने को मिलती है वो है यमाटो, जो काइडो की भी बेटी है, और ये हमेशा से ही ओडन के रास्ते पे चलने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर भी मानी जाती है। क्योंकि देखो, एक तो इसके पास मिथिकल स्वान डेविल फ्रूट पावर्स है, दूसरा इसने अपनी कॉन्करर हाकी को काफी छोटी एज के अंदर ही मास्टर कर लिया होता है, और इसकी एक्चुअल स्ट्रेंथ तो हमें तब देखने को मिलती है जब लूफी की एब्सेंस में ये काइडो को टक्कर देती है। वरना जरा सोच के देखो, ऐसे कितने ही लोग हैं जो हमारे काइडो को 1-on-1 फाइट करने का गुदा रखते हो। बहुत ही ज्यादा कम लोग हैं ऐसे, और यमाटो उनमें से एक है, जहां पे वो काइडो की हाइब्रिड फॉर्म से सिर्फ लड़ती ही नहीं है बल्कि उसको अच्छी खासी टक्कर भी देती है, और हमारे काइडो के ऊपर उसका अच्छा खासा डैमेज भी देखने को मिलता है। वो अलग बात है कि उसका बेसिक पर्पस काइडो को हराना नहीं था, क्योंकि यमाटो की कोशिश यही थी जब तक लूफी ना आ जाए उसे वो रोक के रख सके, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हो कि वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट वेफू में जरूर आती है वन पीस के अंदर। एंड इसके बाद नंबर 7 पे हमें देखने को मिलता है ट्रफल्गर लॉ। देखो, सीरीज के शुरुआत में ये हमें एज अ सर्जन देखने को मिलता है, लेकिन लूफी के साथ अलायंस बनाने के बाद हमें इसके कैरेक्टर के बारे में काफी सारी चीजें जानने को मिलती हैं जो बहुत कमाल की हैं। और इसका जो डेविल फ्रूट पावर है वो वन ऑफ द बेस्ट डेविल फ्रूट पावर में से एक है, लेकिन सर्जन होने की वजह से हमारा लॉ इसको काफी बेहतरीन तरीके से यूज कर पाता है। जहां हमने ये चीज देखी है बिग मॉम की फाइट के अगेंस्ट में, और हमारे किड एंड लॉ उस फाइट को इसीलिए जीत पाते हैं क्योंकि उस बैटल में हमारा लॉ अपनी अवेकन पावर को यूज करता है, और वो उस फाइट में MVP भी होता है। अब देखो, लॉ मुझे इसलिए भी पसंद है क्योंकि ये बंदा हमेशा हर चीज को पहले से ही प्लान करके रखता है। मतलब ये हमेशा डिफेंसिव बैटल फाइट करने के लिए जाना जाता है, जहां इसके पास हर चीज के लिए पहले से ही स्ट्रेटेजी होती है। ये किसी के ऊपर भी ऐसे ही हमला नहीं कर देता है। और रिसेंट में हमें इसकी बैटल ब्लैक बियर्ड के साथ देखने को मिल रही है, जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। लेकिन हाँ, वानो आर्क के बाद हमारा ट्रफल्गर लॉ इतना तो स्ट्रॉन्ग हो ही चुका है कि ये 1-on-1 में तो किसी से भी इतनी आसानी से
तो नहीं हार सकता है। एंड इसके बाद नंबर 6 पे हमें देखने को मिलता है रिवोल्यूशनरी आर्मी का फर्स्ट डिविजनरी कमांडो यानी कि साबो। देखो हमारा साबो बिना फ्लेम फ्रूट के भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि वो अपनी हाकी के बेस पे बेसिकली वो दोनों तरह की हाकी मतलब आर्नामेंट एंड ऑब्जर्वेशन हाकी को काफी बेहतरीन तरीके से यूज कर सकता है, और सिर्फ उसी के बेसिस पे ये फर्स्ट डिविजनरी कमांडर बन जाता है। मतलब ये हाकी के साथ ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन उसके बाद इसके हाथ लगती है फ्लेम फ्रूट, जिसके बाद ये एक बहुत ही तगड़ा बीस्ट बन जाता है, जिसे आप फायर बीस्ट भी कह सकते हो। वरना जरा सोच के देखो, मेरी जुआस पे जाना और वहां पे 5 एल्डर्स एंड ईमो के सामने आतंक मचा के हमारे फूजिटेरो एंड ग्रीन बुल से फाइट करके ये बंदा जिंदा वापस आ जाता है, जो लिटरली में अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा कमाल की बात है, जिससे आप इसकी स्ट्रेंथ का अंदाजा लगा सकते हो। और इसके बाद हमारा मॉर्गन इसे एज अ फायर एम्परर भी घोषित कर देता है। बाकी आपको साबो की एक्चुअल स्ट्रेंथ का अंदाजा फाइनल वॉर के अंदर बहुत ही अच्छे से देखने को मिलने वाला है। एंड इसके बाद नंबर 5 पे हमें देखने को मिलता है हमारा फ्यूचर पायरेट किंग मंकी डी लूफी। देखो नो डाउट आफ्टर डिफीटिंग काइडो, लूफी वन पीस के वर्ल्ड में उन लोगों में से एक है जिसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंसीडर किया जाता है, जिसके ऊपर अब हमारी मरीन भी बिना सोचे समझे हमला नहीं कर सकती है, क्योंकि अब वो एक योंको है। लेकिन हाँ, हमारा लूफी अभी भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है कि वो ब्लैक बियर्ड या फिर अकाइनो जैसे अपोनेंट को हरा सकता हो। लेकिन हाँ, सीरीज के स्टार्टिंग से ही हमारे लूफी के पास एक पावर थी, या फिर कहो उसके पास एक चीज थी जो शुरुआत से ही हमें देखने को मिलती है, जो थे उसके गट्स। मतलब जब बात आती है अपने दोस्तों को बचाने की या फिर कोई ऐसा डेयरिंग काम करने की, तो उसमें लूफी सबसे ज्यादा आगे रहता है, जिसके चलते वो इन अपोनेंट को टक्कर तो भले ही दे सकता है, लेकिन इनको हराने के लिए उसे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, जिसके बीच में उसका जो सबसे बड़ा बैरियर है वो है उसी की इमेजिनेशन। मतलब वो जितना ज्यादा इमेजिन करेगा वो उतना ही ज्यादा ग्रो कर सकता है और उसकी पावर भी उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी। जहां ये ही चीज हमने लूफी वर्सेस काइडो की फाइट में देखा ही था कि हमारा लूफी कुछ भी कर सकता था, जहां हमें ये भी देखने को मिलता है कि उसकी डेविल फ्रूट पावर उसको बैटल के दौरान पे हील भी कर देती है, जो एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लस पॉइंट बन सकता है आगे जाके। एंड बजरंग गन जैसे स्ट्रॉन्ग अटैक को हम कैसे ही भूल सकते हैं। तो जरा सोच के देखो, जब लूफी ऐसे काफी स्ट्रॉन्ग अटैक्स फ्यूचर में और भी करने लगे, या फिर वो अपनी इमेजिनेशन को कंट्रोल कर सके, तो वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है। एंड इसके बाद नंबर 4 पे हमें एक ऐसा कैरेक्टर देखने को मिलता है जो वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रिवोल्यूशनरी आर्मी के हेड यानी कि मंकी डी ड्रैगन के बारे में, जो एक बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस कैरेक्टर है सीरीज के अंदर में, और इसकी हाइप इतनी ज्यादा है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। एंड जब हमारे ओडा सेंसे ने किसी कैरेक्टर की हाइप इतनी ज्यादा बनाई है, तो वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकलता है। और इस चीज का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि ये रिवोल्यूशनरी आर्मी अकेले चलाता था, तो ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। वरना अगर ये स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो हमारी गवर्नमेंट को इससे कोई खतरा नहीं होता। और इसके ऊपर जो इतनी ज्यादा हाई बाउंड्री लगी है, उसके दो चांस हो सकते हैं, या तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक फ्लीट एडमिरल जितना तो होगा ही, या फिर इसके पास वर्ल्ड की सारी इंफॉर्मेशन होंगी जो हमारे वर्ल्ड को अप्स एंड डाउन कर सकती है। दोनों ही केस पॉसिबल हो सकते हैं, लेकिन हाँ, ये साबो से तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ऑब्वियसली ये हेड है हमारी रिवोल्यूशनरी आर्मी का, एंड क्योंकि ये लूफी का बाप भी है, तो ये तीनों तरह की हाकी को भी यूज कर सकता है। और ये चीज हमने मरीन फोर्ड के अंदर देखी ही थी, जब हमारे मंकी डी ड्रैगन का नाम लिया जाता है तो अच्छे अच्छों की फट जाती है वहां पे भी। बाकी अगर बात करें इसके डेविल फ्रूट पावर के बारे में, तो हाँ, ऐसा माना जाता है कि इसके पास वेदर को कंट्रोल करने की पावर है। बाकी इसके ऊपर हम सेपरेटली एक अलग से वीडियो में बात करेंगे, जहां पे काफी सारी थ्योरीज को डिस्कस करेंगे। एंड इसके बाद नंबर 3 पे जो हमें कैरेक्टर देखने को मिलता है, वो वन पीस के वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शॉर्ट्समैन भी माना जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ड्रैकुला मेहॉक के बारे में। एंड इसका टाइटल ही इसकी स्ट्रेंथ को डिफाइन करता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, जहां पे सीरीज के अंदर ये इकलौता ऐसा बंदा है जो सैंक्स के बराबर आता है, जो एक्सप्लेन करता है कि क्यों ये टॉप 3 में आना डिजर्व करता है। और इस बंदे की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि इसने एक छोटे से नाइफ से हमारे जोरो के 3 स्वॉर्ड स्टाइल को हरा दिया होता है। और आपने अगर मूवी स्टैम्पेड देखी है, एक मीटियोरॉइड को तोड़ने के लिए हमारा जोरो बहुत ही ज्यादा दम लगाता है, उसके बाद वो उसके 2 टुकड़े कर पाता है, लेकिन वहीं हमारा मेहॉक उसे एक स्लैश में तबाह कर देता है। जहां हमें इनके पावर के बीच में कितना बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। और ये सैंक्स को तो अपने बराबर भी नहीं समझता है। एंड अभी के टाइम पे ये एक योंको के लेवल का कैरेक्टर है, जो ये मरीन को हॉन्ट करने का काम करता है और उनके ऊपर भी बाउंटी लगाता है। एंड इसके बाद नंबर 2 के ऊपर जो हमें कैरेक्टर देखने को मिलता है, जो एक एज अ विलेन की तरह ही शुरुआत से पोर्ट्रे होते हुए देखने को मिलता है, जिसे काफी रूथलेस भी माना जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे ब्लैक बियर्ड ऑल्सो नोन एज मार्शल डी टैक के बारे में। देखो सीरीज के अंदर इसका कैरेक्टर शुरुआत से ही विलन की तरह दिखाया गया है, जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत ही बुजदिल कैरेक्टर है। लेकिन जैसे जैसे हम सीरीज के अंदर आगे बढ़ते हैं, तब हमें पता चलता है कि
जो ये पावर चाहता था, जब तक वो इसे मिल नहीं जाती है ये फ्रंट फुट पे आके नहीं खेलता है। लेकिन उसके बाद ये ऐसा सीरीज के अंदर इकलौता कैरेक्टर बन जाता है जिसके पास एक से ज्यादा डेविल फ्रूट पावर्स हैं, जिसमें से एक तो इसकी डार्क पावर जिसके चलते इसने एज तक को हरा दिया था, और दूसरी इसकी डार्क ट्रिमर ट्रिमर पावर, और दूसरी इसकी ट्रिमर ट्रिमर पावर जो थी हमारे व्हाइट बेड की पावर, जो इस कैरेक्टर को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। और ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है आप उस बात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हो कि हमारे रेली ने तक कहा है कि अगर वो अपने प्राइम में भी होता तो भी वो हमारे ब्लैक बेड को नहीं हरा पाता। एंड रिसेंटली हमने मांगा के अंदर देखा था कि हमारा ब्लैक बेड लॉ के साथ फाइट कर रहा होता है, जहां पे वो उस फाइट के अंदर काफी ज्यादा अपर हैंडेड होता है। एंड इसकी टीम के बारे में बात करें तो आप जानते ही होंगे कि इसके पास एक से बड़े क्रिमिनल्स हैं उसकी टीम के अंदर, जो काफी ज्यादा बहरम माने जाते हैं। और उसके साथ आयोकी जी भी है जो इसको काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी बना देता है। एंड इसके बाद फाइनली नंबर 1 पे जो कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है, जो एक्चुअल सिनोनिम है हमारे हाइप का, जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट या फिर स्ट्रॉन्गेस्ट एम्परर के बारे में, जो वानो आंख के बाद हमें देखने को मिला है। वो है नन अदर देन रेड हेड पायरेट AKA अकागामी सैंक्स, जो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है। मतलब इस बंदे की हाइप इतनी ज्यादा है जिसका आइडिया आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हो कि इसने एक पूरी मूवी अपने नाम से ही चला दी, जहां हमें इसके बारे में इतना कुछ देखने को भी नहीं मिलता है। और करंट में पूरी सीरीज में ये इकलौता ऐसा कैरेक्टर है जो ब्लैक बियर्ड को 1-on-1 में हरा सकता है। देखो जहां हमें सीरीज के अंदर सैंक्स की पावर उतने अच्छे से तो देखने को नहीं मिली है, लेकिन हाँ ये इकलौता राइवल है हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट शॉर्ट्समैन का। और यही नहीं, ये काइडो जैसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग माना जाता है उसको मरीन फोर्ड में आने से भी रोक देता है। और यही नहीं, ये मरीन फोर्ड की पूरी बैटल को रोक देता है सिर्फ अपनी एंट्री से ही। एंड बात करें इसकी पावर के बारे में तो इसकी हाकी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये एक एडमिरल लेवल के कैरेक्टर को दूर से ही डरा के भगा देता है। तो जरा सोच के देखो अगर ये हमारा लड़ने पे आया तो ये क्या क्या कर सकता है। बाकी एक सीन में आपने ये चीज देखी होगी कि जब हमारा सैंक्स व्हाइट बियर्ड से मिलने जाता है तो ये उसकी शिप के जितने भी लोग होते हैं सबको अनकॉन्शियस कर देता है, और साथ में उसकी बैटल शिप को भी काफी ज्यादा डैमेज पहुंचता है इसकी हाकी से। ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। अब देखो इस लिस्ट के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स के आने के चांसेस है। जैसे सबसे पहले तो एंड्रू, हमें ये चीज पहले से ही पता है कि एंड्रू रिटर्न करने वाला है फ्यूचर के अंदर, और अगर वो रिटर्न करता है तो डेफिनेटली वो काइडो से तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होके ही रिटर्न करेगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हमारा जो रोड पॉनिग्लिफ का जो चौथा हिस्सा है वो हमारे एंड्रू के पास ही है। लेकिन हाँ अभी के लिए इतना ही। अगर हमें फ्यूचर में और भी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर देखने को मिलते हैं तो ये रैंकिंग थोड़ी सी चेंज होते हुए देखने को मिलेगी। लेकिन आपके हिसाब से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट कौन है, कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो पे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही अमेजिंग एनिमे से रिलेटेड कंटेंट देखने को मिलता रहे। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।